हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियों की प्रॉब्लम्स क्या है वो डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एंटरप्राइजेस सफर फ्रॉम सेवरल प्रॉब्लम्स, सम ऑफ विच आर डिस्कस्ड एज अंडर या एज फॉलोज। नंबर वन, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग। जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसकी जो प्लानिंग होती है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन मेनी पब्लिक एंटरप्राइजेस आर not based upon proper evaluation of demand and supply, cost benefit analysis and technical feasibility। जब भी सरकारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट की जाती है, सरकारी एंटरप्राइजेस में इन्वेस्ट होती है, ज्यादातर जो कंडीशंस हैं लाइक डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट में क्या चल रही है, या कॉस्ट बेनिफिट, कितना कॉस्ट लगेगी और इतना बेनिफिट होगा भी होगा, वो चेक नहीं करते। टेक्निकल फिजिबिलिटी चेक नहीं करते। आधी रात को किसी मिनिस्टर को सपना आ गया, वो कह देते हैं नहीं जी ऐसे करेंगे, तो वो फिर आगे कंपनी खोलने के लिए पूरा पूरा कर देते हैं कि भाई चलो जी चलो, क्योंकि उनका खुद का पैसा तो होता नहीं, सरकारी पैसा है जो लोगों से टैक्स पे इकट्ठा किया गया है। लैक ऑफ अ प्रिसाइज क्राइटेरियन या क्राइटेरिया and flaws in planning have caused undue delays and inflated cost in the commissioning of the projects। तो लैक ऑफ प्रिसाइज क्राइटेरिया, कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, प्लानिंग में इतने ज्यादा फ्लॉज रहते हैं, इनकी वजह से जो डिसीजंस है वो डिले हो जाते हैं और जो कॉस्ट है वो काफी इन्फ्लेट करके आती है प्रोजेक्ट की, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी गिर जाती है। समटाइम्स प्रोजेक्ट्स आर लॉन्च्ड विदाउट क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स एंड सीरियस थॉट। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया, क्यों? क्योंकि वहां पे ये प्रोजेक्ट को लॉन्च करके वहां के जो कंसर्न जो मेंबर पार्लियामेंट है या फिर जो वहां का स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, उसको फायदा दिख रहा होता है वोटों में, तो वो लॉन्च कर देते हैं प्रोजेक्ट और कोई ऑब्जेक्टिव और सीरियस थॉट लेते नहीं है। समझ की बात? मेनी प्रोजेक्ट्स इन द पब्लिक सेक्टर हैव नॉट बीन फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम शेड्यूल। और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो टाइम पे खत्म नहीं कर पाते, तो जितना टाइम ज्यादा लगता है उतना लेबरर्स की कॉस्ट ज्यादा और कॉस्टिंग बढ़ जाती है और फिर प्रॉफिटेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है ओवर कैपिटलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ड्यू टू इनएफिशिएंट फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि कोई अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाते, lack of effective financial control and easy availability of money from the government, several public enterprises suffer from overcapitalization। एक तो उनकी कोई efficient planning नहीं होती, उनकी कोई planning नहीं होगी तो financial control नहीं रहेगा, पैसे का control नहीं होता। उनको पता है सरकार ने पैसा देना है और सरकारी पैसा है, जितना मर्जी यूज करो, तो वो क्या करते हैं, ओवर कैपिटलाइजेशन। जहां 10 मशीनें चाहिए वहां 20 मशीनें लगा दी। समझ के बाद? तो कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च कर देते हैं सरकारी कंपनियां। Such overcapitalization resulted in high capital output ratio and wastage of scarce capital resources। इससे क्या होता है, कैपिटल आउटपुट रेशो बढ़ जाती है। मशीनें 10 हैं, आउटपुट कम बना रहे हैं। समझ गए बात? कैपिटल आउटपुट रेशो हाई आएगी तो इसका मतलब मशीनें ज्यादा ले ली और माल कम बना रही हैं। ठीक है, और पैसे का वेस्टेज बहुत ज्यादा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, हाई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। बनाने में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी ज्यादा कर देते हैं वो। समझ की बात? Public enterprises incur heavy expenditure on social infrastructure such as schools, hospitals, etc. etc. तो इनके ऊपर काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसको बनाने में इतना ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है। Located in backward regions and the undertaking uh, desire to make the undertaking a model employer lead to huge capital outlay on housing and other amenities of the labor। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। सरकारी कंपनियां ऐसी जगह पे खोलती हैं जहां पे बैकवर्डनेस होती है, ताकि वहां की बैकवर्डनेस को दूर किया जा सके। वहां पे फिर एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज देने के लिए घर बनाए जाएंगे, पार्क्स बनाए जाएंगे, ये वो इतना ज्यादा फालतू का खर्चा कर देती है, तो प्रॉफिटेबल कहां से रहेगी? उसकी स्टेब्लिशमेंट कॉस्ट ही बहुत ज्यादा आ जाती है। रेकरिंग एक्सपेंडिचर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन दीज फैसिलिटीज। तो लगातार सरकार का खर्चा होता रहता है अपनी जो मुलाजिम है, एम्प्लॉयज हैं, उनको इस टाइप की एमिनिटीज या फैसिलिटीज देने के लिए। हाई एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, overhead costs and other expenses reduce the profitability of public enterprises। इतना ज्यादा ओवरहेड खर्चा करेंगे तो भाई कहां से प्रॉफिट कमाएंगे? इससे प्रॉफिटेबिलिटी पब्लिक एंटरप्राइजेस की गिर जाती है। ओवर स्टाफिंग, 10 बंदे चाहिए तो 20 भर्ती किए हुए हैं। समझ की बात? मैन पावर प्लानिंग इज नॉट इफेक्टिव ड्यू टू विच द सेवरल स्टेट एंटरप्राइजेस हैव एक्सेस मैन पावर। उनकी कोई मैन पावर प्लानिंग नहीं होती। कोई भी मिनिस्टर आता है वो अपने बंदे 2 सेट कर देता है, 3 सेट कर देता है। कोई और मिनिस्टर है उसने अपने बंदे लगा दिए। जहां पे 4 बंदे चाहिए वहां पे 20 बंदे रखे हुए हैं। उनको मुफ्त की तनख्वाह दी जा रही है। अगर नहीं भी रिक्वायर्ड होता तो स्पेशल पोस्ट क्रिएट कर देते हैं। समझ की बात? तो
रिक्रूटमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन साउंड लेबर प्रोजेक्शंस। जो रिक्रूटमेंट होती है वो साउंड लेबर प्रोजेक्शंस पे नहीं होती, जहाँ पे 4 बंदे चाहिए उसकी जगह 6-10 रखे होते हैं, तो ओवर स्टाफिंग हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव्स रिमेन्स अनफिल्ड फॉर सेवरल ईयर्स डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड पर्सोनल। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो डिपार्टमेंट का हेड या फिर जो पब्लिक एंटरप्राइजेस का हेड है उसकी सीट काफी सालों से खाली रहती है। समझ की बात? तो कहने की बात ये है, जो की पोजीशंस हैं उनको फिल नहीं किया जाता और जो फालतू की पोजीशंस हैं वो बनाई जाती हैं या फिल कर दी जाती हैं। जहाँ 4 बंदे चाहिए वहाँ 10 रख दिए जाते हैं और मैन पावर जो है काफी ज्यादा हो जाती है और कॉस्टिंग तो बढ़ेगी, उनको तनख्वाहें भी तो देनी है ना फिर। नेक्स्ट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। जो उनकी काम करने की कैपेसिटी है, जो मशीनें हैं उनको फुली यूटिलाइज नहीं कर सकते। 10-20 मशीनें हैं तो 5 ही चल रही होंगी। समझ की बात? One serious problem of the public sector has been low utilization of installed capacity. जितनी भी उनकी installed capacity होती है उसको fully utilize नहीं कर पाते। In the absence of definite targets of production, effective production planning and control, proper assessment of future needs, adequate supply of power and industrial peace, many undertakings have failed to make full use of their fixed assets. तो होता क्या है, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट टारगेट्स फॉर प्रोडक्शन, मतलब कोई प्रोडक्शन का टारगेट ही नहीं है जी इनका, इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग ही नहीं है, कोई प्रोडक्शन कंट्रोल ही नहीं है, प्रॉपर असेसमेंट नहीं करते कि मार्केट में डिमांड सप्लाई क्या चल रही है, तो बिजली की कितनी सप्लाई है उसको भी देखते नहीं। इंडस्ट्रियल पीस, हर तीसरे दिन यहाँ पे हड़तालें हो जाती हैं, मुजाहरा हो जाता है, ठीक है, लेबर यूनियन स्ट्राइक पे बैठ जाती है। तो ये सारी चीज़ों के मतलब रिजल्ट यही निकलते हैं कि जो उनकी फुल कैपेसिटी है उस पर काम नहीं कर पाती। द एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज more than 50% of the public of in more than 50% of the public companies uh, has been यहाँ आना था लेस, मैं लेस यहाँ पे मिस कर गया, लेस देन 75%, मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उसका 75% से भी लेस वो यूटिलाइज कर पाती हैं। ठीक है, जितनी मशीनें हो रही हैं या फिर काम करने की कैपेसिटी है उससे 75% से भी कम वो काम कर रही हैं। देयर इज कंसिडरेबल आइडियल कैपेसिटी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये टॉपिक आता है, आइडियल कैपेसिटी। तो बेसिकली उनके पास ऐसी अनयूज कैपेसिटी रह जाती है जिसको वो चाहते थे वो यूज कर सकते थे। तो हर एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में ऐसा होता है। इन सम केसेस प्रोडक्टिविटी इज लो ऑन अकाउंट ऑफ पुअर मटेरियल मैनेजमेंट और इनइफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल। तो कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि जो मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर जो रॉ मटेरियल है वही अवेलेबल नहीं होता, मगर कंपनी खोल के बैठे हुए हैं और स्टाफ को तनख्वाहें दी जा रही हैं और मशीनें लगी हुई हैं, ऐसा भी देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ अ प्रॉपर प्राइस पॉलिसी। सरकार क्योंकि वेलफेयर के लिए काम करती है, प्रॉपर ऐसी पॉलिसी लेके आएगी जो वेलफेयर करे, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती है। There is no clear-cut price policy of the state enterprise, and the government has to lay down guidelines for the rate of return to be earned by different undertakings. तो कोई प्राइस पॉलिसी डायरेक्टली नहीं दी होती, सरकार जो कहती है वही करना पड़ता है और सरकार देखती है कि भाई हमें सिर्फ इतना मिनिमल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए ताकि पब्लिक वेलफेयर हो। State enterprises are expected to achieve various socio-economic objectives, and in the absence of a clear-cut directives, प्राइसिंग डिसीजंस आर नॉट ऑलवेज बेस्ड ऑन रैशनल एनालिसिस। तो जो भी प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं वो रैशनैलिटी के ऊपर नहीं, प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है पब्लिक एंटरप्राइजेस, तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जेन्युइन से रेट दिए जाते हैं ताकि वेलफेयर हो, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इस वजह से गिर जाती है। इन एडिशन टू डॉगमेटिक प्राइस पॉलिसी देयर इज लैक ऑफ कॉस्ट कॉन्शियसनेस, क्वालिटी कॉन्शियसनेस एंड इफेक्टिव कंट्रोल। एक तो पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी खराब है, ऊपर से ये कॉस्ट कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉस्टिंग इतनी हाई पड़ रही है तो कॉस्टिंग को लो करने के लिए कुछ करते ही नहीं है, और क्वालिटी कॉन्शियस नहीं होते, अच्छी क्वालिटी का सामान भी नहीं बना पाते, तो इससे कंट्रोल्स जो खो देती है सरकार। सिंपल वर्ड्स में काम इतना अच्छा नहीं कर पाती, प्राइस पॉलिसी के लिए कॉन्शियस नहीं रहती। नेक्स्ट आ जाता है अनसेटिस्फैक्ट्री इंडस्ट्रियल रिलेशंस। In several state enterprises, relations between the management and labor are far from cordial. अच्छे रिलेशंस नहीं होते, हर तीसरे दिन लेबर हड़ताल पे बैठ जाती है और मैनेजमेंट कुछ और चाहती है। समझ की बात? देयर हैज बीन अ सीरियस एंड फ्रीक्वेंट लेबर ट्रबल। हर तीसरे दिन, जैसा कि मैंने आपको कहा, स्ट्राइक या मुजाहरा होता रहता है। मिलियंस ऑफ मैन डेज एंड आउटपुट वर्थ ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक्स एंड घेराव। घेराव कर देते हैं, फैक्ट्री गेट को घेर लेते हैं, अंदर नहीं घुसने देते, तो गेट बंद कर देंगे, तो स्ट्राइक्स वगैरह चलती रहती हैं, तो इससे काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का भी नुकसान और इंसान की जो मजदूरी है उसका भी नुकसान। वेज डिस्पैरिटीज हैव बीन सॉरी, wage disparities
हैज बीन द मेन कॉज ऑफ लेबर ट्रबल इन द पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में जो वेज डिस्पैरिटीज है वो भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, जो हायर ऑफिशियल्स है उनकी तनख्वाहें बहुत ज्यादा होंगी और जो लोअर ऑफिशियल्स है उनमें जो गैप होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो सिंपल वर्ड्स में भाई लेबर और मैनेजमेंट के भी कंफ्लिक्ट होते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। Various state enterprises are dependent on one another as the output of one enterprise is the input of another। तो सिंपल वर्ड्स में कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं क्योंकि एक का माल दूसरे के लिए रॉ मटेरियल होता है। डिस्पाइट सच इंटरडिपेंडेंस, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन between the different undertakings in the area of personnel, finance, material management and research has not been achieved। इतनी इंटरडिपेंडेंस के बावजूद भी जो उनमें कोऑर्डिनेशन है कंपनियों में वो ना के बराबर रहता है। समझ की बात, क्योंकि अपने अपने हिसाब से चलते हैं। हर कोई देखता है कि भाई मेरी मर्जी मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है तो आपस में गवर्नमेंट के दोनों की दोनों कंपनियां, तो इतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। भाई सरकारी तनख्वाह तो मिलती रहेगी, प्रॉफिट कमा भी लिया कंपनी ने तो कौन सी तनख्वाह बढ़ जानी है। डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस हैव लिटिल पर्सनल स्टेक। उनका कौन सा खुद का स्टेक है, वो खुद के मालिक तो नहीं है कंपनी में। देयर इज लिटिल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड एंड इंप्रूव एफिशिएंसी। उनको तो तनख्वाह मिलनी है, तो वर्क हार्ड करने का, मेहनत करने का क्या फायदा, एफिशिएंसी बनाने का क्या फायदा। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिजिड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल्स हैम्पर इनिशिएटिव, क्विक डिसीजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन। उनको पता है जो भी करना है, मिनिस्टर ने जो ऊपर से कहना है हमें वही करना पड़ना है, तो हम अपनी फालतू का दिमाग क्यों लगाएं। क्योंकि जब हम कोई करने लगेंगे अपने हिसाब से काम, तो मिनिस्टर कहेगा नहीं जी ऐसे करो वैसे करो, तो वो कहते हैं जो ऊपर वाले कहेंगे हम उसी हिसाब से चलेंगे, हम क्यों अपना दिमाग खपाएं। तो उसके बाद पर्सनल टच विद एम्प्लॉयज एंड सेंसिटिविटी टू कंज्यूमर्स नीड्स आर लैकिंग। तो जो एम्प्लॉयज है वो अपना पर्सनल टच के हिसाब से, मतलब पर्सनल एफिशिएंसी के हिसाब से इनिशिएटिव लेके काम नहीं करते, और कंज्यूमर्स की नीड्स के हिसाब से ये सामान नहीं बनाया जाता। जो आम सामान है जो चाहिए वो बनाया जाता है। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस और फैशन के चेंज होने से ये लोग ये जो पब्लिक एंटरप्राइज हैं ये अपने सामान को चेंज नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। देयर इज एक्सेसिव इन्फ्लुएंस एंड इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड सिविल सर्वेंट्स इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। रोजमर्रा के काम में इंटरफेरेंस रहता है। हर मिनिस्टर कहता है मेरा बंदा अपॉइंट करो मेरे बंदे से रॉ मटेरियल खरीदो, मेरे बंदे को सामान बेचो इस रेट पे। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी ज्यादा रहती है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल रिड्यूसेस द ऑटोनॉमी ऑफ दीज एंटरप्राइजेस। तो पार्लियामेंट में भी रिपोर्ट पेश होती है, बहस की जाती है, ऑडिट वगैरह किया जाता है, कुछ मतलब पंगे किए जाते हैं। तो फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इन टाइप की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं उनमें काफी ज्यादा इंटरफेरेंस कंसर्न्ड गवर्नमेंट की रहती ही रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।